दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों आज क्लास 7th में जो साइंस का चैप्टर है वह 17 चैप्टर है, जिसका टॉपिक है वन हमारी जीवन रेखा है। दोस्तों अगर जीवित रहना है तो वन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने पेड़ पौधे होते हैं वह सारे के सारे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस ऑक्सीजन का प्रयोग हम सारे के सारे जंतु सांस लेने में करते हैं। क्योंकि हरे पेड़ पौधे होते उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जब हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते यानी कि निकालते हैं, जिसका हम श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑक्सीजन वातावरण में तकरीबन 21% उपस्थित होती है, यानी कि 21% यह उपस्थित होती है। और दोस्तों इस चैप्टर को करवाने के साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर तकरीबन 31% वन पाए जाते हैं, यानी कि 31% फॉरेस्ट हैं। और इन फॉरेस्ट में, इन वनों में लगभग 80% जातियाँ यानी कि 80% जो आपकी जातियाँ और प्रजातियाँ हैं वह जंगलों में निवास करती हैं। और हम आपको बता दें, हम जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं, चाहे वह नॉन वेज हो या वेज हो। कुछ एक दो खाद्य पदार्थ हैं जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ हैं वह हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। और देश की बात करें, देश में कुल वन आवरण है 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। यह लगभग 67% है। और वृक्ष आवरण की बात करें तो यह 95,027 वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग 2.89% है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसका टॉपिक है वन हमारी जीवन रेखा है। देखिए दोस्तों, एक शाम बूझो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से करवाया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या को नौकरी पाने का एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। देखो दोस्तों, जब पेड़ की कटिंग होगी तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की कमी होगी और सांस लेने की प्रॉब्लम होगी। अभी हम आपको बता दें, जो दौर चला है 2020 और 21, इसमें कोरोना एक जैसी महाबीमारी हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जिनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इससे ये चीज़ क्लियर होती है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ताकि ये पेड़ पौधे अधिक से अधिक अपने वातावरण में ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकें और उस ऑक्सीजन का हम लोग प्रयोग कर सकें। देखिए दोस्तों, आगे आते हैं। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया, हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं, इसलिए इन्हें हरे फेफड़े भी कहा जाता है। वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। अब देखते हैं वन भ्रमण। एक रविवार प्रातः बच्चे चाकू, हैंड लेंस, छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद के साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के एक गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला, जो अपनी चाची के साथ
मवेशियों को वन में चराने ले जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है, क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में यहाँ वहाँ जा रहा था। बच्चों को देखकर टीबू ने भी उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उसकी चाची दूसरी ओर निकल गई। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीबू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती थी। फिर टीबू ने उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 17.1। विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। देखिए, ये रहा आपका चित्र 17.1 वन का एक दृश्य। ये आप लोग वन का एक दृश्य देख रहे हैं। हम आपको बता दें, वन से हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें उपलब्ध होती, कुछ खाद्य के रूप में होती हैं, कुछ आम वस्तुओं के रूप में होती हैं। जैसे लकड़ी से हम विभिन्न प्रकार के वस्तुएं बनाते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं, चाहे वो बेड हो, चाहे बेंच हो, चाहे वह टेबल हो, चाहे कुर्सी हो, कुछ भी हो। ये सब चीज़ें, जैसे क्रिकेट का बैट हो, ये क्या हम सब बनाते हैं, ये सब इसी से बनाते हैं। हॉकी हो गया, डंडा हो गया, लाठी या लठ हो गया, ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती, ये सब लकड़ी के उपयोग से बनाई जाती। और अपने हम जानवरों को भी हरा चारा ही देते हैं। जो ये हरा चारा होता है, ये भी हमें वनों से या खेतों से ही प्राप्त होता है। हम वनों से शहद प्रयोग लेते हैं, गोंद लेते हैं, तो ये सब क्या है, हम प्रयोग करते हैं। छाल का भी उपयोग किया जाता है। इवन ये कहें, पेड़ की जड़ से लेकर ऊपर के हिस्से तक यानी पत्ती तक का उपयोग मनुष्य या जीव जंतु इसका करते हैं। जानवरों की बात करें तो जानवर जो हैं, इनका चारा के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। मनुष्य इनका अलग तरीके से उपयोग कर लेते हैं। जैसे नीम के पौधे का ले लें, जो नीम का पेड़ या पौधा होता है, इससे दतून करते हैं, यानी कि दांत साफ करने का कार्य भी किया जाता है। अब देखिए, यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहाँ का वातावरण शांत था और ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए थे। देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप की जगह में जाना होता है तो मन को शांति मिलती है और हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है। जब हमें प्योर ऑक्सीजन मिलती है तो जो हमारा ब्रेन है वह एकदम शांत होता चला जाता है। तो देखिए, अब आगे बढ़ते, इससे बच्चे काफ़ी तरोताज़ा और प्रसन्न हो गए। नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर सुनकर उत्तेजित हो गए। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा, क्योंकि यह वहाँ की सामान्य घटना थी। बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर और ऊंची शाखाओं पर चढ़ गए थे, जिससे वहाँ विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। जंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीबू ने यह भी बताया कि शूकर, वारय सुअर और वाइसन गीदड़ से ही हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 17.2। ये देखिए, आप लोग दिख पा रहे हैं कुछ वन जंतु, चित्र 17.2 में। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमें ज़्यादातर अपने फूड आइटम्स यानी कि खाद्य पदार्थ हैं वो पेड़ों से प्राप्त होते हैं, चाहे फल के रूप में हो, ठीक है, चाहे वो अब आप जैसे आप देख लीजिए शहद वगैरह ये होता है, ये मधुमक्खी से हमें प्राप्त होता है। मधुमक्खी की जो मैक्सिमम छत्ते हैं वो किसी पेड़ पौधे में लगते हैं, और कुछ एक दो जगह आपको किसी बिल्डिंग्स या टावर में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो मधुमक्खी जो अपना शहद का निर्माण करती, जानते हैं आप लोग कहाँ से बनाती? ये फूलों से बनाती है। तो यानी कि शहद जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी पेड़ पौधे से ही प्राप्त होता है, चाहे उसका माध्यम बदल जाए। अब हम लोग देखते हैं, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूझो और पहली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों के आवास के रूप में पढ़ा है। दोस्तों, मैंने भी आपको क्लास 6 में वनों और आवास के रूप में आपको बताया है, किस तरीके से वन की एक अलग ही दुनिया होती, जंगल की एक अलग दुनिया होती। वहाँ पक्षी निवास करते हैं, सांप रहते, कीड़े मकोड़े रहते, बंदर रहते, जानवर रहते, उनकी एक अलग लाइफ स्टाइल होती है। यानी कि पूरा का पूरा एक इनका संसार होता है जंगल में, जहाँ पर ये निवास करते हैं।
देखिए चित्र आप लोग, वन एक आवास चित्र है 17.3। देखिए किस तरीके से बंदर इधर उधर कला खा रहे, पेड़ों पर टहल रहे, आपको पक्षी दिख रहे होंगे और एक दो जानवर आपको दिख रहे हैं। यानी कि जितने जानवर हैं वे कहाँ, जंगलों में ही पाए जाते हैं। इवन जो आपका चिड़ियाघर बनाया जाता है, जू बनाया जाता, उसमें क्या है, पेड़ पौधे ही तो होते हैं। उन्हीं में वो जानवर रखे जाते ताकि वो जिस माहौल को चाहते हैं वही माहौल उनको मिल सके और अपनी ज़िंदगी आराम से वे जी सकें। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान करते हैं। ये देखिए आपको विभिन्न प्रकार के चित्र अभी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों, देखिए जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह ऊबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी थी। चित्र आपको 17.4 अभी हम दिखाएंगे। टीबू ने साल, टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीर, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियाँ, शाक और घास पाई जाती है। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थीं। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफ़ी अंधकार था। ये देखिए आप लोग चित्र नीचे से देखिए, 17.4 वनों में पाए जाने वाले कुछ पादप। ये देखिए शीशम आपको दिख रहा, ये सेमल दिख रहा है, ये नीम है और ये बांस है। आप देखिए जो गांव में घर बनाए जाते हैं जिसको स्पेशली छप्पर वगैरह बोलते हैं, तो क्या होता है वो बांस वगैरह से ही बनाते हैं। बांस लगाते फिर उसमें फूस वगैरह सेट करके ही छप्पर वगैरह बनाते। यानी कि लकड़ी का बहुत अहम रोल है अपनी ज़िंदगी में। बहुत सारी चीज़ें आप घर पे जो बेड वगैरह यूज करते हैं, चेयर यूज करते हैं या टेबल यूज करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या होती, ये लकड़ी से ही बनी होती हैं। लेकिन कहीं कहीं अब कुछ चीज़ें भी प्लास्टिक ने ओवरटेक भी कर ली है। अब आगे देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 17.1। क्या है क्रियाकलाप? क्रियाकलाप अपनी 17.1 है। अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया हो। आपकी सूची में काष्ठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन की लकड़ी, बक्से, कागज, माचिस की तीलियां और फर्नीचर हो सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि गोंद, तेल, मसाले, जंतुओं का चारा और औषधि पादप, जड़ी बूटी भी वनों से प्राप्त होते हैं। यानी कि दोस्तों जितनी बीमारियां हैं सारी की सारी औषधि दवाएं मिलती हैं, यानी जड़ी बूटियां उपलब्ध हैं। बट लेकिन उनको खोजना और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट लेना बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर एलोपैथिक की ओर यानी कि एलोपैथ की ओर ही प्रोग्रेस कर रहे हैं, मेडिसिन की ओर जा रहे हैं, न कि जड़ी बूटियों पर, वैद्यों पर भरोसा कर रहे हैं। शीला समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन वृक्षों को किसने उगाया है, किसने लगाया है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोद्भिद यानी कि नया उगने वाला पौधा और पौधे में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि किसी वृक्ष का शाखी भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 17.6। उसके पहले आप लोग देख ले चित्र 17.5, कुछ वन उत्पाद, यानी कि हमें जंगलों से क्या क्या प्राप्त होता है। देखिए शहद कहाँ से मिलता है? हमें जंगलों से मिलता है। लेकिन अब क्या होता है, कभी कभी आप लोग बिल्डिंग्स या टावर पर भी आप देख सकते हैं इस तरीके का। लेकिन दोस्तों यह शहद जो है यह हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त होता। कैसे? जो मधुमक्खी शहद को एकत्रित करती वह फूलों से ही रस एकत्रित करके शहद का निर्माण करती। शहद शरीर के लिए बहुत अधिक लाभदायक होता है। ये देखिए मोहरी लाख कहाँ से हमें पेड़ पौधों से प्राप्त हुई है। लकड़ी की मूर्ति, आप लोग जैसा कि देख पा रहे लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के टाइम में नहीं, बट कुछ साल पहले, लगभग 15-20 साल पहले एक लकड़ी का गाड़ा आता था जिसको चलाना बच्चे बहुत पसंद किया करते थे। वो लकड़ी से ही खिलौने बनाए जाते थे।
विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ भी लकड़ियों से ही बनाई जाती, जो देखने में दिल को एकदम मनमोहित कर लेती हैं। गोंद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें लकड़ी से, यानी कि स्पेशली ये बबूल के पौधे से या पेड़ से प्राप्त होता है। कत्था कहाँ से प्राप्त होता? कत्था भी एक कैसा पदार्थ है जो हमें प्राप्त होता है, कहाँ से? पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। कत्था का प्रयोग ज़्यादातर पान में प्रयोग किया जाता है। पान में इसका उपयोग किया जाता है कत्थे का। देखिए, प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में ऊंचे वृक्षों की शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरीके कार्य करती। अब देखिए चित्र आप लोग 17.6 कुछ शिखर आकार आप लोग देख पा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की डिजाइन पेड़ों में दी गई है। देख रहे हैं ये किस तरीके से घनी होती। आप गर्मी के मौसम में किसी ऐसे पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए जिसमें घनी छाया हो। घनी छाया का मतलब है कि जो सूर्य प्रकाश है वह बहुत कम उस पेड़ के नीचे आ रहा हो और ठंडी ठंडी हवा चले, तो आपका जो फीलिंग हो गया, आपकी जो फीलिंग होगी बहुत अच्छी होगी। मन को शांति तो मिलेगी, साथ में शरीर को भी ठंडक मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर शीतलहर कहें या ठंडी हवाएं चल रही होंगी, लेकिन गर्मी वाली ठंडी हवा, वो ठंडी वाली ठंडी हवा नहीं, गर्मी वाली जो बहुत ज़्यादा आरामदायक होती है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और वातावरण को अच्छा रखें। जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो हमारा जो वातावरण वह गर्म नहीं होगा, जिससे जो ग्लेशियर हैं वह पिघलेंगे नहीं। और पहले से कुछ सालों से अब तक ये चीज़ नोटिस की गई है कि जो ग्लेशियर हैं वो कुछ % पिघले भी हैं, जिससे भविष्य में विभिन्न प्रकार की समस्याएं होने का एक अंदाज़ा लगाया गया है। तो ये पेड़ पौधे देख रहे विभिन्न, इन्होंने क्या बना रखा है, एक तरीके का छत एक तरीके से बना रखी है, ताकि नीचे जो सूर्य प्रकाश है वह बहुत कम मात्रा में जा सके, तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया ये वितान या कैनोपी कहलाता है, यानी कि जो पेड़ पौधे अपनी पत्तियों और शाखाओं के माध्यम से एक छत जैसी, यानी कि छत का निर्माण करते हैं, उनको हम वितान या कैनोपी कहते हैं, जैसा कि चित्र में अभी आपको मैंने बताया। अब देखते हैं क्रियाकलाप 17.2। क्या देखनी है? अब हमको क्रियाकलाप देखनी है 17.2, और अभी आपको हम चित्र 17.7 दिखाते हैं। पहले आप लोग क्रियाकलाप देखिए 17.2 में आ, पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के आधार पर तालिका 7.1 को भरें। हर श्रेणी में पौधे का एक उदाहरण पहले से ही दिया गया है। दी गई तालिका में उदाहरण जोड़ें। जैसे बबूल से क्या गोंद प्राप्त होता है? शीशम से लकड़ी, और जो शीशम की लकड़ी होती है वह बहुत मजबूत होती और महंगी भी होती। नीम का क्या प्रयोग करते? नीम का दतून वगैरह हम प्रयोग करते। चंदन जैसा कि बहुत ज़्यादा महंगी है। और चंदन की लकड़ी पर एक मूवी भी बनी है, अभी आप लोगों ने शायद पुष्पा देखी, साउथ इंडियन। तो उसमें क्या दिखाया गया, चंदन किस तरीके से कितनी कॉस्टली होती है और चंदन का उपयोग किस तरीके से लोग करते हैं। ये एक बोल सकते हैं नायाब लकड़ी की प्रजाति होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसका उपयोग घिस के चंदन लगाया जाता है माथे पर, क्योंकि यह जो होता दिमाग को, यानी कि सिर को ठंडा रखने में मदद करता है। अब हम लोग देखते हैं क्रियाकलाप 17.2 बा, अपने आसपास के किसी वन अथवा उद्यान में जाइए, वृक्षों को देखिए और उनके नाम जानने का प्रयास कीजिए। इस कार्य में आप अपने बुजुर्गों, अध्यापकों अथवा पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। जिन वृक्षों को आप देखें उनकी विशेषता जैसे लंबाई, पत्तियों का आकार, शिखर, पुष्पों और फलों को सूचीबद्ध कीजिए। कुछ वृक्षों के शिखर के चित्र भी बनाइए। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और आमाप साइज में परस्पर भिन्न होते, यानी कि हर पेड़ की जो आकृति होती अलग अलग होती। नीम के पेड़ की अलग होगी, पीपल की अलग होगी, बरगद की अलग होगी, शीशम की अलग होगी, अशोक के पेड़ की अलग होगी, सेमल की अलग होगी। तो जितने भी वृक्ष मैंने आपको बताए, सबका जो आकार होता, आकृति होती, वह अलग अलग होती है, और इनके पत्तों का भी साइज अलग अलग होता है। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर 36 परतें बनी होती, इन्हें अधोतल कहते हैं। अब आपको हम चित्र अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे 17.7। विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं, जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची घास की परतें होती हैं, और सबसे नीचे की परत शाख बनाती है।
क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के होते हैं? बूझों ने पूछा। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सभी वनों में वृक्ष एक समान नहीं होते। कहीं आप देखिए जामुन का भी हो सकता है, अमरूद का भी हो सकता है, ठीक है, नीम का भी हो सकता है, शीशम का भी हो सकता है, सेमल का भी हो सकता है, हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ भी हो सकती हैं। विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं वनों में। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा नहीं। प्रोफेसर अहमद ने क्या कहा? नहीं। उन्होंने अंतर बताया क्योंकि जलवायु परिस्थितियों के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती। अब दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा चित्र 17.7 वन में वितान और उसके नीचे के तल। ये देखिए दोस्तों, आप लोग चित्र देख पा रहे किस तरीके से वनों ने अपनी पत्तियों के माध्यम से एक छतनुमा बना रखी है। और इसके नीचे आप लोग देख पा रहे हैं ये रहा शिखर, नीचे रहा अधोतल। अधोतल में भी विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते या झाड़ियाँ पाई जाती हैं। जब ये बड़े वाले पेड़ पौधे पत्तियों से एक छत नुमा बना लेते हैं, यानी छत का निर्माण कर लेते हैं, तो जो सूर्य का प्रकाश होता वह बहुत कम पृथ्वी तल तक पहुंच पाते, यानी कि जमीन की तल तक पहुंच पाता है, यानी कि हल्का सा अंधेरा भी रहता है। और दोस्तों बता दें जहाँ पर नमी होगी वहाँ पर मच्छर वगैरह भी होंगे जो कि बहुत अधिक हानिकारक भी होते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न होते हैं, यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया कि जितने वन हैं उनमें जंतु भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। बिल्कुल होते हैं। आप एक जंगल उठा लीजिए, कोई भी जंगल आप देख लीजिए, उसे आप फ़ोन पे पढ़ सकते हैं या समझ लीजिए कि उसमें हाथी भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है, चीता भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता, लोमड़ी भी हो सकती है, कौवा भी हो सकता, तोता भी हो सकता, मोर भी हो सकती, बगुला भी हो सकता, अगर तालाब वगैरह तो मगरमच्छ भी हो सकता, घड़ियाल भी हो सकता, उसमें मछली भी हो सकती, घोंगा भी हो सकती। वो जली हो गया। बट स्पेशली वनों की बात करें, कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, गिलहरी हो सकती है, बंदर हो सकती, पक्षियों की विभिन्न प्रकार की प्रजाति हो सकती, हिरन हो सकती है, नीलगाय हो सकती है, बारहसिंगा हो सकते, दरियाई घोड़ा हो सकता, विभिन्न प्रकार के सांप हो सकते हैं। इवन दोस्तों आपको बता दें जंगल जो है वह एक अलग दुनिया है जिसमें विभिन्न या यूं कहें विभिन्न प्रजाति के पेड़ पौधे और विभिन्न प्रजाति के जानवर रहते और निवास करते हैं और उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन कैसे करते हैं? वो क्या होता है कि खाने का प्रोसेस होता है, एक जानवर दूसरे को खाएगा, वो दूसरे को खाएगा, इस तरीके से एक खाद्य श्रृंखला जिसको फूड चेन कहते हैं कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहाँ मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त हो गए। आप सभी लोगों ने नीली, पीली, लाल, हरी विभिन्न प्रकार की तितलियों को देखा हो। उनको पकड़िए तो उनके जो पंखों से है वो एक कलर छूटता। समझिए किस तरीके से नेचर ने उस तितली को डिजाइन किया है कि देखने में वो कितनी आकर्षित करती है लोगों को। और उसे अगर हम टच करके देखें तो उसके पंखों से एक पाउडर टाइप का एक कलर भी छूटता है जो बहुत ही अच्छी लगती है देखने में। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं। उन्होंने झाड़ियों के नज़दीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियाँ चिपक गईं। बच्चों को वृक्षों की छाल और पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही यानी कि क्षयमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियाँ, गिलहरियाँ, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई देते हैं, जैसा कि चित्र अभी 17.8 में मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी तथा वह सूखी और क्षयमान पत्तियों, फलों, बीजों, टहनियों और छोटे शाखों से ढकी हुई थी। क्षयमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर लीं। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। अभी बताते, पहले आप लोग चित्र देखिए 17.8 वन भूमि की सतह। देखिए वन भूमि की सतह किस तरीके की, क्योंकि दोस्तों पतझड़ का भी मौसम आता है।
ऐसा भी मौसम आता है जब नई पत्तियां उगती हैं। जब पतझड़ का मौसम होता है तो क्या होता है, पत्तियां नीचे गिरती हैं, या फल होते जब पक जाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और उन फलों के खाने के लिए अगर वहाँ पर कोई जीव जंतु जानवर नहीं उपलब्ध है तो वो क्या होंगे, जमीन की भूमि की परत पर गिरेंगे, वहीं पर सड़ेंगे गलेंगे, और सड़ेंगे गलेंगे तो ये अपघटन की क्रिया होगी। अपघटन का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों में टूटने को ही अपघटन कहते हैं। और समटाइम्स आफ्टर, यानी कि कुछ समय बाद ये पत्तियाँ या ये फल बचे हुए जो टूटे फूटे हैं ये ज़मीन में समाहित हो जाते हैं। कहाँ समाहित हो जाते हैं, ज़मीन में समाहित हो जाते हैं, और ये सब नमी के कारण होता है। आइए अब देखते हैं हम लोग क्रियाकलाप 17.3। एक छोटा गड्ढा खोदिए, इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी की ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? बिल्कुल दोस्तों। कैसा महसूस होगा ये आपको खुद महसूस करना, इस क्रियाकलाप को ट्राई भी करना है। पहली ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? दोस्तों, अगर सभी लोग यही सोचने लगें कि अपने फ़ायदे के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए अगर हम पेड़ पौधे काटने लगे तो जहां आज हम सांस आराम से ले पा रहे वहीं पर घुटन होगी। आप सभी लोगों ने एक चीज़ महसूस की होगी, जितनी मेट्रो सिटी हैं जहाँ पर अधिक वाहन चलते, जितने महानगर हैं उनमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। आपने सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन मेट्रो सिटी में विभिन्न प्रकार के वाहन चलते हैं, विभिन्न प्रकार के कारखाने चलते हैं जो विभिन्न प्रकार के धुआं छोड़ते हैं, यानी कि उन धुआं में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। किसी में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसें भी होती हैं जो वातावरण में फैल जाती है, और उस वातावरण में जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो भी जाती हैं, तो वो विभिन्न चुभन महसूस करती हैं। और आपको हम दिल्ली के बारे में बता दें, दिल्ली में सर्दियों में अक्सर क्या होती, आंखों में जलन होने लगती, क्योंकि वहाँ जो वायु प्रदूषण है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं वह बहुत अधिक है और वन बिल्कुल भी नहीं है, या यूँ कहें ना के बराबर हैं। जनसंख्या के हिसाब से और वाहनों के हिसाब से वन की जो संख्या है वह बहुत कम है, इसलिए वहाँ क्या होता है, सर्दियों में सांस लेने में प्रॉब्लम होती और आँखों में जलन भी होती है। प्रोफेसर अहमद ने बताया, तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। तुमने पढ़ा है कि हम हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। हम दोस्तों आपको स्वपोषी बता दें, स्वपोषी हरे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं वह स्वपोषी की कैटेगरी में आ गए। और परपोषी की बात करें, परपोषी वह होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर रहें, जैसे सारे के सारे जंतु, इवन ह्यूमन बीइंग भी उसमें इंक्लूड है, यानी कि जो अपना मनुष्य जाति है वो भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से जो अपना फूड और अपना भोजन पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। और मृतपोषियों यानी कि यह मृत जानवरों या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं? सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों अथवा मांसभक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल दें, जो जानवर मांसभक्षी होते हैं यानी कि सिर्फ मांस खाते हैं, सपोज दैट शेर ने हिरन का शिकार किया। अब जो हिरन है, हिरन को शेर खा गया, लेकिन आपने सोचा कि जो हिरन है वह क्या खाती थी? हरे पेड़ पौधों या हरी जो आपकी झाड़ होते हैं और साग सब्जी होती, उन्हीं को खाती है हिरन। और जब हिरन को साग सब्जी और ये हरे पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे तो जब आपका ये हिरन भी नहीं रहेगा, हिरन को खाने वाला शेर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जब जो आपके हरे पेड़ पौधे यही नहीं उपलब्ध होंगे तो जो आपका खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो पूर्णतः नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी पर जीवन जो है वह असंभव हो जाएगा। अंततः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। जैसे बकरी को ले लो, बकरे को ले लो, हिरन को ले लो, ये सब क्या हैं? ये हरे पेड़ पौधे खाते हैं और इनको और कोई भी खाता है। और इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है
उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है। घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, मेढक को सर्प खा लेता है। इसे खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। चलिए अभी आपको हम बताते हैं फूड चेन के बारे में, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। देखिए दोस्तों, ये देखिए घास को कौन खा रहा? कीट पतंग कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। कीड़े मकोड़े कौन खा रहा है? मेढक, जिसकी लंबी सी जीभ होती है, जीभ से निकाल के खा जाता है। सांप, अब मेढक को कौन खाता है? सांप को सांप खाता है। और सांप को उकाब गरुड़, जिसको चील कहते हैं। और सांप को आपकी मोर भी खाती है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। दोस्तों सीधी बात है, अगर पृथ्वी से वृक्ष हट जाएं तो हम लोग क्या खाओगे? ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ नोट या पैसे ही खा सको, या किसी मेटल्स को खा सको, या नॉन मेटल्स प्लास्टिक वगैरह को खा सको। नहीं, हम जो अनाज खाते हैं वह हमें किसी न किसी पौधे से ही प्राप्त होता है, चाहे वो अनाज किस रूप में भी आप खाते हो। जितने आप फूड प्रोडक्ट खाते हैं ज़्यादातर वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वह हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीडों यानी कि सहस्त्रपादों, चीटों और भृंगों की सेना भी उन पर दिखाई दी। यानी कि जो चीज़ सड़ गल जाती है उस पर आप लोग क्या देखते हैं कि चींटियाँ वगैरह भी लग जाती हैं। यानी कि वह पदार्थ धीरे धीरे अपघटित होने लगा, डीकम्पोज होने लगता है। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन जीवों के अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव और भी होते हैं। इसके पहले आप लोग चित्र देखेंगे 17.9 वन में पादप, मृदा और अपघटकों का परस्पर संबंध। ये देखिए दोस्तों, पोषक, अपघटक, मृदा, जल। आप लोग देख पा रहे होंगे दो बच्चियां हैं जो पेड़ पौधों में, एक पेड़ पर आप देख रहे होंगे बंदर दिखाई पड़ रहा है, साइड में नदी, दो घर दिखाई पड़ रहे होंगे। ये पक्षी रहे और ये सूर्य प्रकाश पड़ रहा है। देखिए किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हरे पेड़ पौधे अवशोषित कर रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये टोटल जो आप देख रहे हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, फोटोसिंथेसिस क्या होता, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो आप बता सकते हैं जब हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके इस पूरी क्रिया को करते हैं। इस पूरी क्रिया को, होल प्रोसेस को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस क्रिया में जो गैस रिलीज होती है वह होती है ऑक्सीजन। यानी कि यह वातावरण में 21% उपस्थित होती है। इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं, यानी कि जीवन देने वाली गैस कहते हैं। अब देखते आगे। ऐसे बहुत से सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम लोग देख नहीं पाते आंखों से। देखिए, जो मृदा के भीतर रहते हैं, पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। क्या खाते हैं? मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। इसी के कारण उसमें नमी पाई जाती है। अब आप देखेंगे, आपने ह्यूमस के बारे में अध्याय 9 में पढ़ा है, यानी कि हमने आपको 9th चैप्टर में कायदे से समझाया कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस, अभी हम आपको बता दें, एक नमी होती है जिसके कारण क्या होता है कि अपघटन की क्रिया होती रहती। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलती है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले
सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। यानी कि पादप या जानवरों, पेड़ पौधों या जानवरों के शरीर को जो जीव यानी कि सूक्ष्म जीव जब मिट्टी में या ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं तो उसे हम अपघटक कहते हैं, यानी कि डीकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीकम्पोजर्स या अपघटक कहते हैं, और इस क्रिया को अपघटन कहते हैं। अब देखते हैं आगे। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। ह्यूमस की उपस्थिति ये सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। शीला ने पूछा, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है? तो टीबू ने उत्तर दिया कि मृत जंतु गिद्धों, कौवों, गीदड़ों और कीटों का भोजन बन जाते हैं। यानी कि किसका किसका बन जाते हैं? गिद्धों का बन जाते, कौवों का बन जाता, गीदड़ों का, और जो कुछ जंगली जानवर हैं उनका भी ये बन जाते, लास्ट में कीटों का भी बन जाते। जो बच जाए उसे वो क्या करते? अपघटित करके भूमि के अंदर मिला देते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। अभी आपको चित्र हमने 17.9 दिखाया था, फिर आपको हम दिखा देते हैं। ये रहा वन में पादप, मृदा और अपघटों का परस्पर संबंध आप लोग देख पा रहे हैं। इस तरीके से देखिए आप लोग, ये देखिए दोस्तों, पोषक, अपघटक, मृदा, जल, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, यानी कि टोटल की टोटल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रदर्शित की जा रही, जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताई थी। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। पहली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने ये नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, यानी कि निकालते हैं, जिसका सूत्र होता O2। यह वातावरण में होती 21%। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होती है। वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। आप लोग चित्र अभी आपको 17.10 दिखाएंगे। इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। अब आप लोग देख रहे हैं चित्र 17.10, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन। देखिए पादप क्या अवशोषित कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका सूत्र CO2 होता है। क्या सूत्र होता है? जिसका सूत्र होता है CO2। और पादप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, जिसका सूत्र O2 होता है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग जानवर करते हैं। यानी कि दोस्तों, जो हम लोग श्वसन क्रिया कर रहे हैं उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये एक तरीके का चक्र है, इसको आप लोग समझ सकते हैं। यानी कि जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से अवशोषित कर लेते और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते। ऑक्सीजन का प्रयोग जंतु श्वसन क्रिया में करते हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं। बूझो ने याद दिलाया कि उसने कक्षा 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था, और मैंने भी आपको जल चक्र के बारे में पढ़ाया है। वृक्ष अपने मूलों से जल अवशोषित करते हैं और वाष्पो उत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। यदि वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता? टीबू ने क्या बताया? टीबू ने उन्हें बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं को आवास नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं, जिनको हम लोग जनजाति कहते हैं। यानी वो वहीं पर निवास करते हैं, वो जो वहाँ से उनको मिलता है खाने के लिए, चाहे वह मांस के रूप में हो, चाहे वह साग सब्जी के रूप में हो। यानी वह जानवरों का शिकार करके भी खाते हैं और पेड़ पौधों से प्राप्त फल भी खाते हैं। फल फूलों को खाकर भी वह गुजारा करते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। टीबू ने समझाया कि ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं। वन उन्हें भोजन, आश्रय, जल और औषधियाँ प्रदान करते हैं।
वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधि पादपों के बारे में जानते हैं। यानी कि दोस्तों हम आपको बता दें, जो जनजातियाँ जंगलों में निवास करती हैं यानी कि वनों में निवास करती हैं, उनके पास डॉक्टर्स तो होते नहीं, हॉस्पिटल्स तो होते नहीं, तो वो क्या करते हैं, उन्हीं औषधि का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के उपाय ढूंढ लेते हैं। अब आगे देखिए, बूझो एक छोटे झरने से पानी पी रहा था, तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर झरने को पार कर रहा था। यह चीज़ अभी मैं आपको चित्र 17.11 में दिखाऊंगा। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियों और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और क्या प्रदान करते, आश्रय प्रदान करते। पहले आप लोग चित्र देख सकते हैं 17.11 वन में हिरण, यानी आप लोग क्या देख सकते हैं, वन में आप लोग हिरण देख रहे हैं। किस तरीके से देखिए, लोग पानी पीते आपको दिख रहे, हिरण दिख रहा, उधर बूझो भी आपको पानी पीते दिखाई पड़ रहा है। अभी पानी पी रहा, कुछ देर बाद यह क्या है, सघन जंगलों में यह विलीन हो जाएगा, यानी कि झाड़ियों में यह चला जाएगा, इसलिए हिरण दिखाई नहीं पड़ेगा। और जंगलों में नील गाय भी रहते हैं, जिसके शिकार पर अब प्रतिबंध पूर्णतया लग गया है। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी प्रदान करती, यानी कि जो हिरण का शिकार करते हैं उससे बचने के लिए ये हिरण क्या करते, ये झाड़ियों में छिप जाते हैं, तो ये भी इनकी सुरक्षा प्रदान करते। क्या झाड़ियाँ सुरक्षा इनको प्रदान करती हैं। टीबू ने ध्यान से वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देखकर उसने बच्चों को अपने पास बुलाया। उसने उन्हें कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। यानी कि आप लोग याद रखिएगा कि जंतुओं की उपस्थिति, यानी कि इस जंगल में जंतु हैं कि नहीं हैं, तो हम कैसे पहचान करते हैं, उनकी लीद और पद चिन्हों के माध्यम से हम पता करते हैं। और आपको हम बता दें, जो टाइगर्स वगैरह काउंट किए जाते हैं वह पैरों के निशान से ही लगभग किए जाते हैं। बूझो ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की एक बड़ी क्षयमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर यानी कि लार्वा पनप रहे थे तथा अनेक नवोद्भिद भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया, ये नवोद्भिद कुछ शाखों और झाड़ियों के, यानी कि जो उसने खाया जानवर ने वही वहाँ पर उसने निकाला और उसमें बीज थे जिससे वह अंकुरित होने लगे। जंतु भी कुछ पादपों के बीज को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में भी सहायक होते, क्योंकि खाया यहाँ पे और जाके लीद उन्होंने कहा कि 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, तो वहाँ भी उस प्रजाति के पौधे निकलने की संभावना बढ़ जाती है। इससे पौधे वृद्धि भी करते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर नवोद्भिदों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। बिल्कुल, आप सभी को कंपोस्ट के बारे में मैंने पढ़ाया है। कंपोस्ट क्या होती है, इसका किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है और यह खाद होती है, गोबर वगैरह से बनाई जाती है और इसको खेतों में डाला जाता, जिससे जो फसल उत्पादन में बहुत अच्छी होती है और उस फसल में क्या है, उस फसल से किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। यह सुनने के बाद बूझो ने अपनी नोटबुक में नोट किया, पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारी क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ शाक और सब्जी, हरे पेड़ पौधे ही खाते हैं। मांसाहारी जो मांस वगैरह ही खाते हैं। सर्वाहारी जो शाक भी खाएं, शाक सब्जी भी खाएं और मांस भी खाएं, उसे हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी। इसका एग्जाम्पल आप मनुष्य ले सकते हैं। शाकाहारी की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांसभक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने पादपों पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। कैसी? यह गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। आगे देखिए, अब लगभग दोपहर हो गई थी और बच्चे वापस जाना चाहते थे।
टीबू ने वापस जाने के लिए एक और रास्ता सुझाया। जब वे वापस जा रहे थे तभी वर्षा होने लगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वर्षा की बूंदें वन भूमि पर सीधे नहीं पड़ रही थी। क्यों नहीं पड़ रही थी? क्योंकि उन वनों ने पत्तियों के माध्यम से छत का निर्माण कर रखा था, ताकि जब ऊपर से कुछ वर्षा की बूंदें आती थी, उन पत्तियों पर गिरती थी, उन पत्तियों के बाद वह बहुत कम मात्रा में भूमि पर पहुंच पा रही थी। वन वितान की सबसे ऊपरी परत वर्षा की बूंदों को विच्छिन्न कर रही थी, अर्थात छोटी छोटी फुहार में परिवर्तित कर रही थी। अधिकांश जल वृक्षों की शाखाओं, पत्तियों और तनों से होता हुए नीचे झाड़ियों और शाखों पर धीमे धीमे गिर रहा था। अभी आपको हम चित्र दिखाएंगे 17.13। उन्होंने पाया कि कई स्थानों पर भूमि अब भी सूखी थी। लगभग आधे घंटे बाद वर्षा रुक गई। पहले आप लोग चित्र देखें 17.13। ये आपका रहा चित्र 17.13। वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती हैं और भूमि में अवस्रावित हो जाती है। अवस्रावित का मतलब होता है कि धीरे धीरे यह भूमि में रिस जाती है। ये देखिए, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन की तो क्रिया हो ही रही है। समृद्ध वितान और वनस्पति की अनेक परतें वर्षा की बूंदों की चाल को कम कर देती, क्योंकि जब ये टॉप पे गिरेंगी यानी कि इस छत पर, पत्तियों की छत पर, तो यह धीरे धीरे क्या होगा कि नीचे रिस कर जाएंगी, यानी कि शाखाओं के माध्यम से ये नीचे भूमि तक ये वर्षा की बूंदें पहुंचेंगी और भूमि में रिसना स्टार्ट करेंगी। मूल तंत्र जल के भूमि में अवस्रावित होने में सहायक होती। जब पेड़ की शाखाओं से बूंदे यानी पानी आता है ऊपर से नीचे की ओर, तो डायरेक्ट यह कहाँ जाता? पेड़ की जड़ों में जाता है। और पेड़ की जड़ों में जाता है तो ये पेड़ को अधिक पोषण प्रदान करता है, जिससे पेड़ अच्छे से वृद्धि करता है और फल फूल खूब उसमें आते हैं। देखिए, 6 मान सामग्री से ढकी भूमि स्पंज की भांति प्रतीत होती है। बिल्कुल हो जाएगी। कैसी प्रतीत होगी? स्पंज की भांति प्रतीत हो जाएगी। और कुछ ऐसे घने जंगल होते हैं जहाँ इतनी अधिक पत्तियाँ होती हैं कि पत्तियाँ इतनी अधिक पड़ी होती हैं ज़मीन पर कि अगर उस ज़मीन में गड्ढा भी हो तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। आगे देखिए, लगभग आधे घंटे बाद वर्षा क्या होती है? रुक गई। उन्होंने पाया कि वन भूमि की सतह पर गिरी मृत पत्तियों की परत अब कुछ कुछ गीली हो गई है, लेकिन वन में कहीं भी जल का जमाव होता दिखाई नहीं देता है। बूझो मन ही मन में सोच रहा था कि यदि इतनी तेज वर्षा उसके शहर में हुई होती तो नाले और सड़कें पानी से भर गई होती। क्यों भर गई होती? क्योंकि मेरे दोस्तों, शहरों में पेड़ पौधे कम लगाते हैं। आप कहीं पार्क भी मिलेंगे, रोड किनारे 1-2 पेड़ मिलेंगे, बट जंगल में जितने पेड़ हैं उतने पेड़ लगाना तो संभव है नहीं। तो इसलिए जो बारिश होगी वह डायरेक्ट कहाँ, कहीं ना कहीं जगह मिलेगी तो पानी एकत्रित हो जाएगा। एक लाइन बोली जाती है कि पानी को रास्ता मत दो, पानी खुद रास्ता बना लेता है। यानी कि पानी को रास्ता देने की ज़रूरत नहीं है, उसे जहाँ रास्ता मिलता है पानी को वह रास्ता बना लेता है। अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, एक अच्छा सा चित्र, बहुत अच्छा चित्र है। अभी आप लोग इसको देखेंगे। सबसे पहला चित्र जो दिया गया है, यदि वन नष्ट होंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा। बिल्कुल, चित्र आप लोग 1 नंबर देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, कुछ पेड़ पौधे हैं और नीचे गाड़ियाँ चल रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी ये गाड़ियाँ वायु प्रदूषण कर रही हैं, जितनी विभिन्न प्रकार की गैसें छोड़ रही हैं, उनका पेड़ पौधे अवशोषण कर रहे हैं और शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहे हैं। बट लेकिन जब यही पेड़ पौधे कट जाएं और उसकी जगह इंडस्ट्री हो जाए, फैक्ट्री हो जाए और विभिन्न प्रकार की गाड़ियां भी चलें, तो आप लोग इमेजिन कीजिए, सांस लेना दुश्वार हो जाएगा, यानी कि घुटन होगी, क्योंकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी, आँखों में भी जलन होगी और उससे हेडक यानी कि सिर दर्द भी होने लगता है। और इससे वातावरण भी आपने महसूस किया होगा, जो मेट्रो सिटी होती हैं उनमें क्या तो वहाँ का तापमान अधिक होता है, और किसी आप ऐसे एरिया में जाए जहाँ अधिक पेड़ पौधे, वहाँ का तापमान कैसा होता है? उससे 1-2 सेल्सियस कम ही होता है। अब आपको हम चित्र दिखाएंगे 2 नंबर।
पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी आप लोग देख रहे हैं कि पेड़ पौधे, तो उसके आसपास क्या देख रहे हो, पक्षी भी है, हिरन भी है, सांप भी घूम रहा, चींटी चीटा, आपके बंदर भी देख रहे हो, लोमड़ी भी घूम रहे, सारे के सारे घूम रहे। और पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो रेत में कौन सा जीव सरवाइव करेगा? हिरन रेत में क्या खाएगी, शेर क्या खाएगा, और कैसे सारे के सारे ये पक्षी क्या करेंगे रेत में, बंदर कैसे रेत में कैसे सरवाइव करेंगे? इसलिए दोस्तों, पेड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेड़ पौधे पृथ्वी पर नहीं होंगे तो जीवन अपना 100% संकट में आने वाला है। अब हम लोग देखेंगे चित्र 3 नंबर में क्या दिया गया। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती, जिससे बाढ़ आती है। ये रहा आपका चित्र 3 नंबर। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो बाढ़ आ रही है, तो बारिश हो रही, तो वो जिधर जिसको जगह मिल रही है पानी को, वह भर रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि बाढ़ आती रहती है, उस एरिया में अधिकतर बाढ़ आती है जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं। और यह जब बाढ़ आती है तो क्या जन धन की तो नुकसान करता, साथ में मृदा अपरदन भी करता, विभिन्न प्रकार की अवनलिकाओं का निर्माण करती। अवनलिका होता क्या है, भूमि में नाली जैसे बना देना। और ये पाया कहाँ जाता है, ये सब आपको देखने को अवनालिका मिल जाएगी इटावा साइड, यानी कि इटावा के थोड़ा बहुत आगे अवनालिका आपको देखने को मिल जाएगी। क्या होता था कि ये विभिन्न प्रकार की नदियों के माध्यम से ही बना है। दोस्तों, पेड़ पौधे हैं तो ये जिंदगी है, और पेड़ पौधे नहीं है तो जिंदगी भी असंभव है। अब हमें देखा चौथे नंबर में क्या दिया गया, हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन अपरोपण घातक है। सोचिए, हम वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा आप कदम ना उठाएं, सिर्फ अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाएं और उसे क्या करें, उसका ध्यान रखें। 1 से 2 साल आप उसका ध्यान रखेंगे तो ये समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया, और उससे इतनी ऑक्सीजन उत्पन्न होगी जितनी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने बर्थडे पर ज़रूर एक ना एक पौधा लगाएं। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। जब आपके शहर में कई घंटों तक उच्च दर से वर्षा होती है तो क्या होता है। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। अवस्रावित मतलब रिसने देते हैं नीचे भूमि में, ताकि जो भौम जल है वह मेंटेन रहे। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में सहायक होता है। वन न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती, अर्थात उसका अपरदन हो जाता है। लौटते समय बच्चों ने टीबू के गांव में 1 घंटे का समय बिताया। गांव का मौसम काफ़ी सुहावना था। गांव वासियों ने उन्हें बताया कि आसपास वन से घिरा होने के कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती है, हवा भी ठंडी रहती, यहाँ ध्वनि प्रदूषण भी कम है और वायु प्रदूषण तो ना के बराबर है, क्योंकि वन वहाँ से गुजरने वाली सड़क के वाहनों के शोर को अवशोषित कर लेता। दोस्तों, याद रखिएगा, जो विभिन्न प्रकार के शोर होते ये पेड़ पौधे अवशोषित भी कर लेते हैं। बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। टीबू के दादाजी ने उन्हें बताया कि जब वे छोटे थे तब गांव का क्षेत्र इतना बड़ा नहीं था जितना आज बड़ा है। यानी कि दोस्तों, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है। यह वनों से घिरा हुआ भी था। सड़कों, इमारतों आदि के निर्माण, औद्योगिक विकास और लकड़ी की बढ़ती हुई मांग के कारण वनों का कटाव हो रहा है और वे लुप्त होने लगे हैं। दादाजी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके गांव के समीप के वन का पुनर्जनन नहीं हो रहा था
और वह पालतू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई के कारण लुप्त होने के कगार पर है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि यदि हम समझदारी से काम लें तो हम वनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ साथ विकास कार्य भी कर सकते हैं। बच्चों ने ऐसी घटनाओं के परिणामों को दिखाने के लिए कुछ चित्र बनाए। वन भ्रमण के उपरांत प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से सारांश में वनों के महत्व के बारे में लिखने को कहा। बच्चों ने लिखा, वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, वे मृदा की सुरक्षा करते हैं और अनेक जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। वन आसपास के क्षेत्रों में वर्षा का उचित स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन औषधि पादपों, काष्ठ मतलब लकड़ी और अनेक अन्य उपयोगी उत्पादों के स्रोत हैं। हमें अपने वनों को संरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करते रहना चाहिए। ये दोस्तों कुछ इस चैप्टर के प्रमुख शब्द रहे, इनको भी आप लोग देख सकते हैं। वृक्ष वितान, वृक्ष शिखर, अपघटक, ह्यूमस, पुनर्जनन, बीज प्रकीर्णन, मृदा अपर्दन, अधोतल, वन अपरोपण। अब देखते हैं आप लोगों ने इसमें चैप्टर से क्या क्या सीखा है। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वनों की सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती हैं। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती हैं। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदायों को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। जो आपका पहला प्रश्न है वह है कि समझाइए कि वनों में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो पहली चीज़ लीद के माध्यम से भी करते हैं और जो खाते वगैरह उससे भी करते हैं। तो विभिन्न प्रकार के तरीके अभी आपको हम बताएंगे कि कैसे ये जो जंतु होते हैं वह सहायक होते हैं। विभिन्न प्रकार के जानवर, जैसे जानवर 3 कैटेगरी की हम बताते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी जो साग सब्जी हरे पत्तियां खाते हों, मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हों, सर्वाहारी जो दोनों खाते हों। जंगलों में ये क्या रहते हैं और खाद्य श्रृंखला में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे जानवर वन को बढ़ाते और पुनर्जीवित करते इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जानवर जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक बीजों के फैलाव में मदद करते हैं। यानी कि कैसे मदद करते हैं, उनके शरीर पर भी कुछ कीट पतंग चिपक जाते हैं, इनकी बीज चिपक जाते हैं। जब वो दूसरी जगह जाकर अपनी बॉडी रगड़ते हैं या कुछ करते हैं तो वहाँ पर वो बीज गिर जाते हैं, जिससे नए पौधे उगने की संभावना बढ़ जाती है। या जो उन्होंने खाया और लीद के माध्यम से दूसरी जगह कर दिया तो उससे क्या होगा कि पेड़ों की वृद्धि में वो सहायक होंगे। पशुओं का मलमूत्र और उनके मृत शरीर जब मिट्टी में विघटित हो जाते हैं तो पौधे के लिए खाद के रूप में प्रयोग में यानी कि काम में आते हैं। देखिए, मलमूत्र यानी कि लीद का तो प्रयोग होता है, साथ में अगर किसी जानवर की मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सड़ गल जाएगा, तो वह धीरे धीरे भूमि के अंदर अपघटित हो जाएगा। किसके माध्यम से, ह्यूमस के माध्यम से अपघटित हो जाएगा, तो वह एक खाद का रूप धारण कर लेगा। कैसा, और आपने देखा हो गाँव में क्या होता है, गोबर खाद होती है। आपने गैस प्लांट के बारे में भी सुना होगा। किस गैस प्लांट के, गोबर गैस प्लांट के बारे में भी सुना होगा, क्योंकि गोबर का जब गैस प्लांट होता उससे मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्पादित होती, जिससे भोजन लोग बनाने में उस गैस प्लांट का या गोबर गैस प्लांट का प्रयोग करते हैं। गांव में क्या करते हैं कि खूब गोबर इकट्ठा हो जाता है और उस गोबर का क्या करते हैं, जब 1-2 ट्राली हो जाता है ट्रैक्टर भर के तो उसे खेतों में डाल देते हैं। ये कंपोस्ट और खाद के रूप में अधिक उपजाऊ होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए सूक्ष्म जीव
मृत पौधों और पत्तियों को खाद तथा ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होता है। मिट्टी में ह्यूमस पौधे के विकास के लिए आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। सूक्ष्मजीव वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। यह अपघटित की प्रक्रिया करते हैं जिससे खाद में बड़ी सहायता मिलती है। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। सूक्ष्मजीवों को इंग्लिश में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, खाद को इंग्लिश में कंपोस्ट कहते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वह दोस्तों क्वेश्चन है 2 नंबर, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। दोस्तों वन किस तरीके से, पहले से जब अधिक वन होंगे तो वहाँ जो वर्षा है डायरेक्ट पानी वह पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि ये वनों की जो छतरी नुमा बना लेते हैं पत्तियाँ, इससे क्या होती है, जो बारिश की बूंदें ऊपरी सतह पर ही, वितान पर ही रह जाती हैं और धीरे धीरे भूमि तक पहुँचती हैं, जिससे नहीं पहुँच पाती। दूसरी बात, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वह मिट्टी को बांध कर रखती हैं, क्या बांध को रखती, और जहाँ पर अधिक पेड़ पौधे होंगे वर्षा का जो सिस्टम होगा वह बढ़िया होगा, यानी कि वर्षा एक नियमित समय पर होगी और सही वर्षा होगी, नहीं तो वहाँ बाढ़ आएगी, ना ही किसी भी प्रकार का सूखा आएगी। देखिए दोस्तों, वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। जब बारिश का पानी पेड़ों और पौधों की पत्तियों पर गिरता है तो यह सीधे जमीन पर नहीं गिरता, यानी कि उनकी जो पत्तियों की छतरी है वह उनको वहीं रोक लेती है और धीरे धीरे आता है। यह धीरे धीरे वन भूमि पर पहुंचता है, यानी जमीन पर यह आता है और अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि इसका अंत्यानुसंधान और यानी कि अवस्तरण हो जाता है भूमि के अंदर। इस प्रकार वन न केवल जल को अवशोषित करते हैं बल्कि मिट्टी की कटाई एवं बाढ़ को भी नियंत्रित करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अपघटक किन्हें कहते हैं, इनमें से किन्हीं 2 के नाम बताइए, ये वन में क्या योगदान करते हैं। बिल्कुल बताएंगे। अपघटक वही सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, ह्यूमस में किसी सड़े गली पत्ती को जानवरों को मिला देते हैं। ठीक है, ये अपघटक, इनको इंग्लिश में कंपोजर भी कहते हैं, और इस क्रिया को अपघटन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग भी कहते हैं, कंपोजिंग बोलते हैं, सॉरी, अपघटन। देखिए, सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों को ह्यूमस में परिवर्तित करते उन्हें हम अपघटक कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहो तो आप बैक्टीरिया ले सकते हो, ठीक है, और इसकी जगह आप मशरूम भी देख सकते हो। अपघटक मृत पदार्थों को ह्यूमस में परिवर्तित करते हैं जो वन की मिट्टी के साथ मिश्रित हो जाता है। यह पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। इस प्रकार अपघटक मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वन होंगे तो वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। तो दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो वो हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करें। आपको एक चीज़ बता दें, हम जो अमेजन के जंगल हैं वहाँ से विश्व की सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलती है, क्योंकि अमेजन के जंगल फेमस भी हैं और उनका क्षेत्रफल भी बहुत अधिक है। आइए दोस्तों देखते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वन बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वन एक आत्मनिर्भर प्राणी यानी कि स्वपोषण होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जंगल में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसका उपयोग जंगल के विभिन्न घटकों द्वारा किया जाता है। श्वसन के दौरान पशु तथा पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं। देखो दोस्तों, आपको हम बता दें, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वह श्वसन के समय वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं, जिनका उपयोग जंतु करते हैं, और ह्यूमन बीइंग भी एक जंतु कैटेगरी में आता है। ठीक है दोस्तों, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन में बदल देते हैं, और यहाँ तक कि कचरे को भी जंगल में उपयोगी पदार्थ में बदल दिया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत अच्छा, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। बिल्कुल दोस्तों, वनों में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं होती। कैसे? लकड़ी व्यर्थ नहीं, शहद व्यर्थ नहीं, क्योंकि एक अलग दुनिया होती, वहाँ सारे जानवर होते हैं। शेर भी होगा, चीता भी होगा, बाघ भी होगा, हिरन भी होगा, हाथी भी होगा, घोड़ा भी होगा, जिसको खच्चर बोलते हो, जंगली गधा भी होगा, शूकर होगा, विभिन्न प्रकार के पक्षी होंगे, बंदर होंगे। तो क्या इन सब चीज़ों का ये उपयोग करते रहते हैं।
हम कह सकते हैं वन एक उत्कृष्ट, परिपूर्ण, अपने में एक संसार है, अपने में एक दुनिया है, और यह प्राकृतिक पुनर्जनन कारखाना भी इसे हम कह सकते हैं। यानी कि इसमें सारी की सारी प्राकृतिक नेचर वाली चीज़ें उपस्थित होती। सभी जानवर, चाहे वह शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, सर्वाहारी हो, वह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर होते? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। शाकाहारी शाकाहारी जो पौधे होते हैं वह क्या खाते हैं? वह हरी पत्तियों को खाते हैं। क्या खाते हैं? वह वेज लेते हैं। और जो मांसाहारी होते वह शाकाहारी पत्तियों को जो खाते उन जानवरों को खाते, जैसे शेर किसको खाएगा? हिरन को खाएगा। और जो मांसाहारी सर्वाहारी होते हैं वह क्या करते? वो शाकाहारी को भी खाते और मांसाहारी यानी कि वेज और नॉन वेज दोनों लेते हैं। यानी कि वह क्या लेते हैं? पेड़ पत्तियों को भी खाएंगे और मांस भी खाएंगे। जानवरों और पौधों के मृत अवशेष शिष्ट द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यानी कि जो जानवर मर जाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनका उपयोग कैसे होता है? इनका उपयोग किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका उपयोग किया जाता विभिन्न घटकों के रूप में, यानी कि इनको धीरे धीरे अवगठित कर देते। वन खाद्य श्रृंखलाओं का एक जाल बनाए रखा है। यानी वन क्या है? ये एक फूड चेन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जीता जाता एग्जाम्पल है। और लगभग सभी पादपों का उपयोग नवीकरणीय होता, इसलिए एक जंगल में कुछ भी बेकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त कर। तो जो आपका 6 नंबर है वह पूछ रहा है क्वेश्चन कि हमें 5 ऐसे उत्पाद बताने जो हमें कहाँ से प्राप्त हो? पेड़ पौधों से। तो हम आपको बता दें, जड़ी बूटियाँ। ठीक, जड़ी बूटियाँ हमें कहाँ से? पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। फर्नीचर वगैरह यानी कि लकड़ी कहाँ से प्राप्त होता है? यह हमें जंगलों से प्राप्त होती है। छाल, पत्तियाँ, फल, सब्जियां कहाँ से प्राप्त होती है? यह हमें लकड़ी से ही प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार की रबर, जिसको इंग्लिश में लेटेक्स कहते हैं, यह हमें लकड़ी से, जंगलों से ही प्राप्त होती है। गोंद प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? गोंद भी हमें जंगलों से ही प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के मसाले जो प्रयोग किए जाते हैं, यह हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? यह हमें जंगलों से ही, वनों से प्राप्त होते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वह 7 नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। बिल्कुल करेंगे। देखिए का नंबर, कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पी पादपों की परागण में सहायता करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पॉलिनेशन में ये सारे के सारे हेल्प करते हैं। अब देखते हैं खा नंबर। क्या देखना है दोस्तों? अब देखना खा नंबर, वन परिशुद्ध करते हैं हवा और पानी को। देखिए दोस्तों, यहाँ जो होगा पानी भी शुद्ध मिलेगा और जो वायु होगी बहुत ठंडी होगी, शुद्ध होगी, यानी कि प्योर ऑक्सीजन भी अवेलेबल होगी। अब देखते हैं गा नंबर, शाक वन में निचली परत बनाते हैं। शाक वन में क्या होता है? शाक वन में निचली परत बनाते हैं। घा नंबर देखिए, वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मिट्टी को समृद्ध करते हैं, यानी कि मिट्टी में मिल जाते हैं। एक प्रकार की एक खाद का निर्माण करते हैं जो पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए बड़ी उपयोगी होती है और फसलों के लिए बड़ी उपयोगी होती है। अब अपना हम क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है? देखो दोस्तों, जब अपने आसपास पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सांस कहाँ लोगे? हर रोज जंगल तो जाओगे नहीं सांस लेने के लिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने आसपास भी पेड़ पौधे लगाने चाहिए ताकि हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिले। जब आप योग करें, मेडिटेशन करें, तो आपको प्योर ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। अब देखिए, यदि जंगल नहीं है तो अधिक बाढ़ और मिट्टी का कटाव होगा, जिससे क्या होगा? प्रभावित तो हम ही लोग होंगे ना। जो अपना जीवन यापन है, जंतुओं का जीवन यापन है, वही तो प्रभावित होगा इससे। वन वैश्विक पर्यावरण को शानदार तरीके से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए एक विशेष क्षेत्र में कम वन क्षेत्र हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता, जो पूरी पृथ्वी को प्रभावित करता। दोस्तों, जब वन नहीं होंगे तो पृथ्वी हमारी गर्म हो जाएगी, और गर्म हो जाएगी। जो ग्लेशियर पर बर्फ जमी हुई वह पिघलेगी तो पिघलेगी। जो निचले स्तर पर स्थित एरिया हैं उनमें क्या है? उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे जीव जंतु प्रभावित होंगे। वन कई जानवरों के आवास हैं। वनों की कटाई इनके जीवन और पर्यावरण को खतरे में डालेगी।
दोस्तों जितने शेर चीते रहते हैं, जंगली जानवर रहते हैं, जब हम वन ही हटा देंगे तो बेचारे क्या ये आपके घर पे रहेंगे? नहीं रहेंगे। इनका भी जीवन खतरे में हो जाएगा, कुछ समय बाद मर जाएंगे। आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, अब किसी चीते को आप छोड़ दीजिए रेगिस्तान में, क्या वह सर्वाइव कर पाएगा? नहीं सर्वाइव कर पाएगा। ना तो उसे खाने को कुछ मिलेगा, न पीने को पानी मिलेगा, तो उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। पेड़ और पौधों की अनुपस्थिति में बहुत से जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलता। हम आपको बता चुके कि अगर आपसे कहा जाए कि थार मरुस्थल में सभी जानवरों को शिफ्ट कर दो, क्या जानवर वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वन हमें बड़ी संख्या में उपयोगी प्रदान करते हैं, जैसे लकड़ी देते, शहद देते, दवाएं देते, फल देते हैं, छाल देते, गोंद देते हैं, विभिन्न प्रकार की चीज़ें देती। और जब लकड़ी नहीं रहेंगी तो ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी? और इम्पॉर्टेंट बात, वन नहीं रहेंगे तो हमें भोजन कैसे मिलेगा? जो हम लोग खाना आप लोग खाते हो वह कहाँ से प्राप्त होगा? ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है? दोस्तों ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि आप लोग बताइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है? इसका सटीक जो आपका आंसर है वह है खाद्य श्रृंखला को बरकरार रखने के लिए। दोस्तों पेड़ पौधों को कोई खाने वाला होना चाहिए, जो पेड़ पौधों को खा रहा है उनको भी कोई खाने वाला होना चाहिए। इस तरीके से फूड चेन खाद्य श्रृंखला को कंप्लीट बरकरार रखने के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन को बरकरार रखने के लिए और अपनी प्रजातियों को बरकरार रखने के लिए वनों में जंतु भी होना आवश्यक है और पादपों की विभिन्न प्रजातियां भी होनी चाहिए। जंगलों में रहने वाले जानवर और पादपों की विविधता एक समृद्ध जैव विविधता का निर्माण करती है, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का निर्माण करती है। जंगल की प्रणाली में विभिन्न जानवर और पौधे अलग अलग भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका निभाते हैं? ये अलग अलग भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए हरे पौधे को खाने और मांसाहारियों को भोजन देने के लिए शाकाहारी जानवरों की आवश्यकता होती। इसी तरह मांसाहारियों को भोजन और उनकी आबादी की जांच करने अन्य मांसाहारी जानवरों की जरूरत होती। ये जैव विविधता जंगलों को अधिक उत्पादक, स्थिर और लचीला बनाती है। यदि घास नहीं होती तो शाकाहारी जीव मर जाते। जब शाकाहारी जीव मर जाएंगे तो मांसाहारी भी मर जाएगा, क्योंकि उसे भी खाना नहीं मिलेगा। तो स्वाभाविक है इस पृथ्वी पर सारा का सारा जो जीवन वह नष्ट हो जाएगा। यदि मांसाहारी नहीं होते तो सभी शाकाहारी पौधे खा जाते और भोजन की कमी हो जाती। यानी कि दोस्तों जो प्रकृति ने नियम बना रखा है, जो नेचर का रूल है, वह सबसे बेटर है। और जब इसमें क्या हो जाती, भोजन की कमी हो जाती, यदि कोई अपघटक नहीं होता तो पौधे और जानवरों के मृत अवशेष पर्यावरण में प्रदूषण यानी कि फैलाते, वायु प्रदूषण फैलाते, विभिन्न प्रकार की दुर्गंध फैलाते। ऐसे जैव विविधता के कारण प्रकृति में संतुलन बना रहता है। यानी कि दोस्तों जो नेचर रूल है, नेचर सिस्टम है, वो सबसे बेटर है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में। इसमें चित्र के बारे में दिया गया है। चित्र 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों द्वारा दिशा को दिखाना भूल गया है। तो निम्नलिखित को हमें क्या करना है? बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप जंतु, मृदा, अपघटक, मूल भौम जल स्तर, इसमें हमको बताना है। बिल्कुल दोस्तों बताएंगे। तो इस चित्र को हम क्या करेंगे, इसी किताब से आपको हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये चित्र भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चित्र दिया गया है 17.13। वर्षा जल की बूंदें वृक्षों से धीमे धीमे टपकती और भूमि पर अस्वाद क्या होती हैं, धीरे धीरे भूमि के अंदर चली जाती। तो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से वर्षा हो रही, बादल भी दर्शाए गए हैं और पेड़ पौधे में किस तरीके की क्रिया हो रही है। सारी की सारी चीज़ें इसमें भी दर्शाई गई। इसको भी आप लोग देख सकते हैं इस चित्र को। दोस्तों इसके अलावा इस चित्र को भी आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से इसमें अपघटक भी वगैरह दिखाए गए हैं। सारे के सारे इस चित्र में दोस्तों दिखाए गए। देखिए दोस्तों, जो ऊपर से बारिश हो रही है वह बादल है। ठीक है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्या होता है कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते और ऑक्सीजन निर्मुक्त करते। अपघटन आपके नीचे पाई जाती, ये पेड़ की जड़ें वगैरह दिखाई जा रही, ये जल आपका दिखाया जा रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अब 11 में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद
नहीं है। तो इसमें दोस्तों चौथा है कैरोसिन। कैरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल होता है। अब 12 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकेंड नंबर, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। अब देखेंगे हम लोग 13 नंबर, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम लिखिए। वह होता ह्यूमस। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के एनसीईआरटी के आपको ज़बरदस्त वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों बस आपको करना क्या है, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद।